कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के कोस्ट के पास एक बिल्कुल अलग और सुनसान आइलैंड पर, जहां माइकल अकेला रहता है। वहां पर आसपास कोई भी नहीं रहता, सिर्फ हवा की आवाज और समुद्र की तेज लहरें सुनाई देती हैं। उसके साथ उसका एक वफादार कुत्ता भी है जो हमेशा उसके पास बैठा रहता है। हर हफ्ते जैसी और उसके अंकल एक छोटी सी बोट से उसके लिए राशन और जरूरत का सामान लेकर आते हैं, लेकिन माइकल हमेशा उन दोनों से बचने की कोशिश करता है। उनकी तरफ देखना तक नहीं, दरवाजा खोलने से भी बचता है, मानो लोगों से दूर रहना उसकी आदत बन गई हो। एक दिन जैसी जब क्रेट घर के बाहर रखकर जा रही थी, तब उसने क्रेट के ऊपर एक छोटा सा गिफ्ट भी रख दिया। वह गिफ्ट छोटा भले ही था, लेकिन दिल से दिया गया था। बोट धीरे धीरे दूर चली गई। तब माइकल घर से बाहर निकला। उसने बिना कुछ बोले क्रेट उठाया और गिफ्ट को जमीन पर छोड़ दिया। उसे गिफ्ट से कोई मतलब नहीं था। पूरा दिन वह घर के अंदर बैठकर शराब पीता रहा। टेबल पर चेस बोर्ड लगा हुआ था और वह खुद के साथ ही चेस खेल रहा था। अगले हफ्ते जैसी ने हिम्मत दिखाई। इस बार उसने सिर्फ क्रेट नहीं रखी, बल्कि दरवाजे पर नॉक भी किया। माइकल ने गुस्से में दरवाजा खोला, क्रेट को पकड़ा और तुरंत दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन जैसी ने अपना पैर दरवाजे के बीच में अड्डा दिया। उसने फिर से वह तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा, आप कभी हेलो क्यों नहीं बोलते? आप हमेशा हमसे दूर क्यों रहते हो? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जैसी के पैर को जोर से हटाकर दरवाजा बंद कर दिया। जैसी ने जोर से कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। फिर वह वापस बोट की तरफ चली गई। गिफ्ट फिर से दरवाजे पर ही पड़ा रह गया। बोट पर उसके अंकल को मौसम का अलर्ट मिला। तेज तूफान आने वाला था। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। हवा तेज चलने लगी। समुद्र की लहरें अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थीं। जैसी बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी बोट में चढ़ी और उसे चलाने लगी, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि उसका चप्पू पानी में गिर गया। उसके अंकल ने चप्पू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरों की वजह से उनकी बोट भी पूरी तरह उलट गई। आइलैंड पर कुत्ता खिड़की के पास खड़ा होकर रोने जैसी आवाजें निकालने लगा। तब माइकल का ध्यान बाहर गया। उसने देखा कि समुद्र में कुछ गलत हो रहा है। वह तुरंत बाहर दौड़ा। भागते वक्त उसने गलती से गिफ्ट को लात मार दी। फिर वह अपनी बोट पर चढ़ा, एक स्लाइड जैसी जगह से फिसलकर नीचे पानी तक गया और इंजन स्टार्ट करके फुल स्पीड में आगे बढ़ा। जैसी पानी के ऊपर आई, लेकिन उसका पैर एक जाल में फंस गया था। वह तैर नहीं पा रही थी। तेज लहरों ने उसे फिर से पानी के नीचे धकेल दिया और वह बेहोश हो गई। माइकल ने बिना ज्यादा सोचे समुद्र में छलांग लगा दी। उसने जाल को पकड़कर खोला, उलझे हुए हिस्से सुलझाए और जैसी को आजाद किया। उसने जैसी के अंकल को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइकल जैसी को अपनी बोट में ले आया। उसे तुरंत सीपीआर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार जैसी ने फिर से सांस लेना शुरू किया। शाम को जैसी माइकल के बेड पर होश में आई। उसने आंखें खोलते ही अपने अंकल के बारे में पूछा। माइकल ने धीरे से सच बता दिया। ये सुनते ही जैसी रो पड़ी। पूरा दिन वह बेड पर ही लेटी रही। माइकल चुपचाप काउच पर सो गया। सुबह माइकल ने उसका एंकल चेक किया। वह सूजा हुआ था और जाल की वजह से कट भी गया था। जैसी ने पूछा, तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्या किसी को पता भी है कि मैं यहाँ हूँ? माइकल ने बस इतना कहा, आराम करो। जब माइकल पानी लेने गया, जैसी अचानक गुस्से में बोली, मुझे इस आइलैंड से वापस अपने घर जाना है। मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा। लेकिन माइकल जानता था कि लड़की की माँ मर चुकी है और उसका बाप उससे कभी मिला ही नहीं। इसलिए उसने शांत आवाज में कहा, कोई परिवार नहीं है तुम्हारा? माइकल बाहर गया तो जैसी ने बेड छोड़ा और उसके डेस्क में कुछ ढूंढने लगी। उसे वहां एक चाकू मिला। माइकल के कदमों की आवाज सुनकर वह जल्दी से बेड पर वापस आई और चाकू को पिलो के नीचे छुपा दिया। रात को जैसी को एक बुरा सपना आया। वह डरावनी आवाजें निकालने लगी। माइकल ने उसे चेक करने की कोशिश की और जैसे ही उसने जैसी को छुआ, वह झट से उठ गई और चाकू उसकी तरफ कर दिया। माइकल ने शांति से कहा, सिर्फ सपना था। फिर उसने उसे सिखाया कि चाकू को कैसे सही तरीके से पकड़ते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दिन बीतने लगे। माइकल उसका ख्याल रखता रहा। उसे बाथरूम तक उठाकर ले गया, खाना बनाया, दवाई दी और उसके घाव साफ किए। धीरे धीरे जैसी बाहर चलने लगी और कुत्ते के साथ वक्त बिताने लगी। माइकल को यह देखकर अच्छा लगा। एक दोपहर जैसी ने पूछा कि वह उसके अंकल को कैसे जानता था। माइकल ने बताया, हम दोनों फौज में एक साथ काम करते थे। जैसी को एहसास हुआ कि वह अपने सामने खड़े आदमी का नाम तक नहीं जानती। माइकल ने भी अपना नाम बताने से मना कर दिया। फिर जैसी ने कुत्ते का नाम पूछा, लेकिन माइकल ने कहा कि उसका भी कोई नाम नहीं है। तो जैसी ने कुत्ते का नाम जैक रख दिया। फिर जैसी ने चेस बोर्ड देखा और कहा, तुम आसानी से हार जाओगे, हाथी गलत जगह पर है। खैर, माइकल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने लड़की के पैर को फिर से देखा। पैर में इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन उसने लड़की को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया और कहा, जरूरत की चीजें मैं खुद लेकर आऊंगा। अब माइकल बोट से मेनलैंड गया। तब जैसी ने उसके डेस्क पर एक ड्राइंग देखी। उसने जैसी और जैक की तस्वीर बनाई थी। जब उसने ड्रॉर खोला तो पता चला कि माइकल ने उसका दिया हुआ तोहफा खोल लिया था।
अंदर एक स्नो ग्लोब था जिसमें एक लाइट हाउस बना हुआ था, बिल्कुल उसी आइलैंड वाले लाइट हाउस जैसा। उधर लंदन में एक गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान मैनाफोर्ट नाम के एक आदमी को डांटा गया। उसने एक सर्वेलेंस प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था थिया। ये प्रोग्राम यूके के हर फोन और कैमरे से डेटा कलेक्ट करता था। मैनाफोर्ट ने बताया, हमने बहुत सारे हमले रोके हैं, बहुत सारे आतंकवादियों को पकड़ा है। बाद में वह प्राइम मिनिस्टर से मिला। प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्डिंग बंद करवाई और एक डील की। उन्होंने कहा, पब्लिक के सामने हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारी जगह रॉबर्टा लेगी, लेकिन सबकी नजरों से दूर तुम थिया प्रोग्राम को अब भी चलाते रहोगे। इसके लिए मैनाफोर्ट मान गया। उधर स्कॉटलैंड में माइकल एक फार्मेसी गया और कैमरों से बचने की पूरी कोशिश करने लगा। फिर वह कपड़ों के एक स्टोर में गया और जल्दी जल्दी बहुत सारे कपड़े उठा लिए ताकि कैमरों में उसका चेहरा साफ दिखाई न दे। लेकिन बाहर निकलते वक्त कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही थीं और कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई। ये तस्वीर जैसे ही थिया डेटाबेस में पहुंची, तुरंत अलर्ट जारी हो गया। उसे एक बेहद खतरनाक आतंकवादी के रूप में मार्क कर दिया गया। रॉबर्टा ने तुरंत एक असॉल्ट टीम भेज दी। आइलैंड पर वापस जाकर माइकल ने जेसी के एंकल पर सही तरीके से पट्टियां बांधी, उसे कुछ दवाइयां दी और मिठाइयां भी। उसने उसे कुछ कपड़े भी दिए जो बिल्कुल सही फिट आ गए। रात को खाना खाते वक्त माइकल ने बाहर एक आवाज सुनी। जब उसने दूरबीन से देखा तो एक बोट आइलैंड की तरफ आ रही थी। माइकल ने जेसी से कहा, जल्दी से बाथरूम में खुद को बंद कर लो और कोई आवाज मत करना। जिसके बाद जेसी चाकू लेकर बाथरूम में चली गई। माइकल भी एक ब्लेड लेकर बाहर निकल गया। सोल्जर्स बोट से उतरकर घर की तरफ आने लगे। तभी माइकल ने एक रस्सी काट दी। एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरा। अचानक एक नेट भी एक्टिवेट हो गया जिसने एक फौजी को पकड़ लिया और पानी में घसीट ले गया। फिर माइकल ने एक बहुत तेज लाइट ऑन कर दी। फौजियों ने नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे थे, इसीलिए वे कुछ सेकंड के लिए अंधे हो गए। उन्होंने अपने गॉगल्स हटाए और माइकल को भागता देखकर उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक फौजी उसका पीछा करता हुआ पहाड़ी पर चढ़ गया। माइकल ने पीछे से लालटेन तोड़कर उसके सिर पर दे मारी और फिर फ्लेयर गन से गोली चलाई जिससे उसके शरीर में आग लग गई। दूसरा फौजी ऊपर आया तो माइकल ने चाकू से उस पर वार किया और उसे नीचे धकेल दिया। इसी बीच एक और फौजी घर के अंदर घुस गया। जैक ने तुरंत उस पर झपट्टा मार दिया और जोरदार हमला किया। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद फौजी ने जैक को गोली मार दी। जैक मौके पर ही मर गया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। फिर वह फौजी बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा और जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। उसने आसानी से जेसी के हाथ से चाकू छीन लिया। फिर उसने जेसी के दोनों हाथ पकड़े और जबरदस्ती उसे बाहर ले जाने लगा। उधर गैराज के अंदर एक और फौजी माइकल को ढूंढ रहा था। वह अंधेरे में टॉर्च घुमाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। माइकल छुप कर खड़ा था। जैसे ही फौजी आगे बढ़ा, माइकल ने एक और ट्रैप एक्टिवेट कर दिया। ऊपर से एक बड़ा लोहे का हुक तेज रफ्तार से नीचे आया और फौजी के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह दर्द से चीखता हुआ हवा में लटक गया। माइकल ने रस्सी कसकर बांध दी ताकि वह वहीं लटका रहे। फिर वह तुरंत अंधेरे में दूसरी तरफ छुप गया। कुछ ही देर बाद एक नया फौजी वहां पहुंचा। माइकल बिना वक्त गंवाए उस पर कूद पड़ा। उसने उसका हथियार छीन लिया और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। माइकल ने उस फौजी को 3 बार चाकू मारा, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। वह बहुत ताकतवर था। आखिरकार माइकल ने पास में पड़ा हुआ एक चप्पू उठाया और उसके सिर पर पूरी ताकत से मारा। फौजी लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। माइकल ने चप्पू उसकी गर्दन पर दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। तभी अचानक माइकल को जैसी की तेज चीख सुनाई दी। उसकी आवाज दर्द और डर से भरी हुई थी। माइकल ने तुरंत मरे हुए फौजी की गन उठाई और बाहर की तरफ दौड़ा। उसने किडनैपर के पैरों पर गोली चलाई ताकि वह गिर जाए। गोली लगते ही वह आदमी नीचे गिर पड़ा। जैसी तुरंत साइड में हट गई। अब माइकल को साफ निशाना मिल गया। उसने आखिरी फौजी को भी खत्म कर दिया। नजदीक से देखने पर माइकल को पता चला कि एक फौजी के कपड़ों पर छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। माइकल ने उसका पूरा इक्विपमेंट उठा लिया। फिर उसने जेसी से कहा, थोड़ी देर यहीं रुकना। माइकल घर के अंदर गया। वहां उसने जैक को जमीन पर पड़ा देखा। जैक बिल्कुल शांत था। माइकल उसके पास बैठ गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। कुछ पल तक वह वहीं बैठा रहा। फिर उसने किसी को फोन किया और धीमी आवाज में कहा, मैं आ रहा हूं और मेरे पास बैगेज है। कॉल खत्म होते ही उसने फोन की बैटरी निकाल दी ताकि कोई सिग्नल ट्रेस न कर सके। इसके बाद माइकल और जैसी सोल्जर्स की बोट में बैठे और आइलैंड छोड़ दिया। समुद्र में घुप अंधेरा था, लेकिन दोनों वहां से निकल गए। कुछ ही समय बाद रॉबर्टा को पता चला कि उसकी पूरी टीम हार चुकी है। उसने तुरंत एक स्पेशल एजेंट को भेजने का आदेश दिया। साथ ही अपनी टीम से कहा, जैसी का बैकग्राउंड निकालो, पता करो वह कौन है। सुबह तक माइकल और जैसी स्कॉटलैंड पहुंच चुके थे। जैसी ने देखा कि माइकल के कपड़ों पर खून लगा हुआ है और उसका पुराना घाव फिर से खुल गया है। वह बोली, तुम्हारा खून बह रहा है। माइकल ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। दोनों शहर के बीचों बीच चुपचाप चलते रहे। उन्होंने हर कैमरे से बचने की कोशिश की। आखिरकार
आखिरकार उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी जिसे इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वह किसी और की गाड़ी थी और उनके पास उसकी चाबी नहीं थी। तब माइकल ने जेसी को बंदूक चलाना सिखाया। उसने कहा, गार्ड बनकर खड़ी रहो और चारों तरफ नजर रखो। इसके बाद वह सामने वाले घर के अंदर घुस गया और कार की चाबी ढूंढने लगा। अंदर जाकर माइकल कार की चाबी ढूंढने लगा। तभी एक छोटे बच्चे ने उसे देख लिया और डर गया। अचानक घर का मालिक दरवाजे पर आया और उसने माइकल पर बंदूक तान दी। हालात बिगड़ने ही वाले थे, लेकिन पीछे से जेसी ने हिम्मत दिखाई। उसने उस आदमी को मजबूर किया कि वह पहले माइकल के घाव का इलाज करे। इसी बीच रॉबर्टा की टीम का एक टेक्नीशियन बोला, जो टेररिस्ट प्रोफाइल पहले दिखाई गई थी वह नकली है। किसी ने सिस्टम के अंदर ऐसा प्रोग्राम डाला था कि एक खास चेहरा कैमरे पर आते ही अलर्ट दिखे और फिर वह कोड खुद डिलीट हो जाए। जब उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने और गहराई से जांच की। अब स्क्रीन पर माइकल की असली प्रोफाइल दिखाई दी। उसमें लिखा था कि माइकल तो कई साल पहले एक मिशन में मारा जा चुका है। रॉबर्टा हैरान रह गई। उसने कहा, कोई हमें हमारे ही लोगों को मारने पर मजबूर कर रहा है। टेक्नीशियन ने उसकी मिशन फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर ने मैसेज दिया, ये फाइल मौजूद नहीं है। तभी सिस्टम ने स्कॉटलैंड से किया गया एक 911 कॉल पकड़ लिया। एक लड़का रोते हुए कह रहा था, एक आदमी और एक लड़की ने मेरे पापा को पकड़ लिया है। रॉबर्टा ने तुरंत नई टीम भेजी और साथ ही पहले वाले स्पेशल एजेंट को भी रवाना कर दिया। उधर मैनाफोर्ट अपने सॉफ्टवेयर के जरिए सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि माइकल जिंदा है, वह हैरान रह गया। और जब उसे पता चला कि रॉबर्टा एक खास एजेंट भेज रही है, तो उसने तुरंत उस एजेंट से संपर्क किया। उस एजेंट का नाम वर्कमैन था। मैनाफोर्ट ने कहा, यह एक ब्लैक ऑपरेशन है, तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे। वर्कमैन पहले से ही उसका वफादार था, इसलिए वह तुरंत मान गया। मैनाफोर्ट ने आदेश दिया, माइकल और जेसी दोनों को मार दो। घर के मालिक ने माइकल के घाव का इलाज कर दिया। अब वे वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन तब तक पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। घर के मालिक के बेटे ने मान लिया कि पुलिस को फोन उसी ने किया था। पुलिस को आदेश मिला था कि वे हमला नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही घर का मालिक दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, वर्कमैन ने सीधे उसके सिर में गोली मार दी। माइकल ने सही समय पर बच्चे को पीछे खींच लिया, वरना वह भी मारा जाता। इसके बाद वर्कमैन ने पुलिस की गाड़ियों पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। उधर माइकल और जेसी पीछे के दरवाजे से भागने लगे, लेकिन तभी दो पुलिस वाले सामने आ गए। माइकल अकेला ही दोनों से भिड़ गया और कुछ ही सेकंड में उन्हें बेहोश कर दिया। तीसरा पुलिस वाला बाहर आया तो माइकल ने एक जोरदार मुक्का मारकर उसे भी गिरा दिया। उसने उनके हथियार भी अपने साथ ले लिए। बाकी पुलिस वाले जब उन्हें रोकने आए तो माइकल ने पेपर स्प्रे और टेजर का इस्तेमाल करके उन्हें भी गिरा दिया। आखिरी पुलिस वाले ने तो लड़ने की कोशिश भी नहीं की। माइकल ने उससे सीधा गाड़ी की चाबी ले ली। अब दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। बाहर निकलते वक्त उनकी गाड़ी कुछ दूसरी गाड़ियों से टकराई, लेकिन माइकल फिर भी उन्हें सुरक्षित निकाल ले गया। रॉबर्टा कैमरों पर सब कुछ देख रही थी। उसने वर्कमैन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने सारे कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कर दिए थे। वर्कमैन पुलिस कार का पीछा करने लगा। उसने अपनी गाड़ी से उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। माइकल ने स्पीड बढ़ा दी तो वर्कमैन ने गोली चला दी। खिड़की टूट गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। उसने 2-3 और टक्करें मारी। दोनों गाड़ियां जंगल के रास्तों पर तेज रफ्तार से दौड़ती रहीं। माइकल ने अचानक एक तेज मोड़ लिया ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए, लेकिन वर्कमैन भी बेहद अनुभवी था। उसने तुरंत पीछा जारी रखा और फिर एक और टक्कर मार दी। इसके बाद उसने फिर से गोली चलाई। माइकल ने गाड़ी को जिग-जैग तरीके से चलाकर गोलियों से बचाव किया। फिर उसने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी। जैसे ही वर्कमैन आगे निकला, माइकल ने उसकी गाड़ी को साइड से जोरदार टक्कर मार दी। वर्कमैन की गाड़ी सड़क से बाहर जाकर कई बार पलटी खा गई। माइकल ने सुनिश्चित किया कि उसकी गाड़ी पूरी तरह सड़क से बाहर चली जाए। फिर वह और जेसी वहां से निकल गए। कुछ मील आगे जाने के बाद उन्हें से एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दी। माइकल ने कहा, अब हमें गाड़ी बदलनी पड़ेगी। उधर जंगल में वर्कमैन अभी भी जिंदा था। वह धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ा। तभी एक पुलिस कार और एक आम नागरिक की गाड़ी वहां आकर रुकी। वर्कमैन ने बिना देर किए पुलिस अधिकारी को गोली मार दी और उस नागरिक को मजबूर किया कि वह अपनी गाड़ी उसे दे दे। उधर ऑफिस में रॉबर्टा ने मैनाफोर्ट को कॉल किया और पूछा, क्या तुम माइकल को जानते हो? मैनाफोर्ट ने बताया कि कई साल पहले उसने एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था ब्लैक काइट्स। ये बेहद खतरनाक एजेंट्स का एक गुप्त नेटवर्क था जो ऐसे मिशन करते थे जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। माइकल उन्हीं एजेंट्स में से एक था और सबसे प्रतिभाशाली एजेंट्स में गिना जाता था। एक दिन उसे एक दूसरे देश में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारने भेजा गया था, लेकिन माइकल ने अपनी रिपोर्ट झूठी लिखी और फिर गायब हो गया। मैनाफोर्ट को हमेशा शक था कि शायद माइकल दुश्मनों के साथ मिल गया है। उसने रॉबर्टा से कहा, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो, उसे हर हाल में रोकना होगा। बाद में रॉबर्टा ने टेक्नीशियन से ब्लैक काइट सिस्टम हैक करवाया। जैसे जैसे फाइलें खुलती गईं, सच्चाई सामने आने लगी।
उसे पता चला कि माइकल ने एक ईरानी वैज्ञानिक को भागने में मदद की थी। उस वैज्ञानिक ने बदले में न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी अहम जानकारी साझा की थी। ऑर्डर यह था कि मिशन पूरा होने के बाद वैज्ञानिक को मार दिया जाए, लेकिन माइकल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब रॉबर्टा फाइलें पढ़ रही थी, उसी समय मैनाफोर्ट सिक्योरिटी कैमरों के जरिए उस पर भी नजर रख रहा था। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। कुछ समय बाद जेसी ने शांत आवाज में माइकल से पूछा, क्या तुम्हारा कोई परिवार है? माइकल ने सीधे जवाब दिया, नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। उसने आगे कहा, मैं कभी बीवी और बच्चे नहीं चाहता था। अगर परिवार होता तो चीजें और भी मुश्किल हो जाती। मेरी जिंदगी पहले ही खतरनाक और उलझी हुई थी। अगर मेरे अपने लोग होते तो उनकी जान भी हमेशा खतरे में रहती। जेसी कुछ तो पल चुप रही, फिर उसने दुखी होकर कहा, मुझे मुश्किलों भरी जिंदगी भी मंजूर होती अगर मेरी माँ और मेरे मामा वापस मिल जाते। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अपने बैग से एक मोड़ा हुआ कागज निकाला। वो जैक की बनाई हुई एक ड्राइंग थी। उसने धीरे से कहा, जैक ही तुम्हारा असली परिवार था। कुछ देर सफर करने के बाद दोनों अगले शहर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने अपने सिर नीचे झुका ली और सीधे चलते रहे ताकि सिक्योरिटी कैमरे उनके चेहरे रिकॉर्ड न कर सकें। वे हर तरफ सावधानी से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक कार वहां से गुजरी जिसके अंदर एक डैश कैम लगा हुआ था। उस कैमरे में उनका चेहरा रिकॉर्ड हो गया। कुछ ही देर में मैनाफोर्ट को उनकी सटीक लोकेशन मिल गई। मैनाफोर्ट ने तुरंत वीडियो फुटेज एडिट करवाई। उसने वीडियो में से माइकल और जेसी को गायब करवा दिया ताकि कोई और उन्हें न देख सके। फिर उसने उनकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स सीधे वर्कमैन को भेज दिए। माइकल और जेसी एक लोकल चर्च के अंदर गए। वहां माइकल अपने पुराने दोस्त आर्थर से मिला। आर्थर ने बिना कोई सवाल किए उन्हें अपनी कार में बैठाया और जंगल के बीच बने अपने घर ले गया। वह घर शहर से दूर पेड़ों के बीच एक शांत जगह पर था। किचन में जेसी ने कुछ अजीब दवाइयां देखी। बोतलों और दवाइयों की स्ट्रिप्स देखकर उसे लगा कि यह किसी गंभीर बीमारी की दवा है। उधर आर्थर ने माइकल को बताया, जब मैं गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ रहा था तब मैंने थिया सिस्टम बनाने में मदद की थी। मेरे पास अभी भी उस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी मौजूद है। उसने आगे कहा, जब तुम गायब हुए थे तब मैंने सिस्टम से तुम्हारी फोटो हटाकर किसी रैंडम आदमी की फोटो लगा दी थी ताकि तुम्हें बचा सकूं, लेकिन बाद में मैनाफोर्ट ने उसे बदलकर तुम्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। माइकल ने आर्थर से कहा, जब तक मैं यह लड़ाई खत्म करके वापस नहीं आता तब तक जेसी का ख्याल रखना। आर्थर ने दुखी होकर मना कर दिया। तभी जेसी बीच में बोल पड़ी, आर्थर को कैंसर है। माइकल और आर्थर दोनों उसकी तरफ देखने लगे। जेसी ने कहा, मुझे पता चल गया था, यह वही दवाइयां हैं जो मेरी मां ने मरने से पहले ली थीं। अब जेसी को लगने लगा कि माइकल उसे छोड़कर जाना चाहता है। उसने गुस्से और दुख में कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर यही बात है तो मैं खुद यहां से चली जाऊंगी। आर्थर ने धीरे से कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, शायद कुछ ही महीने। यह सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर माइकल ने एक पुराने ट्रैफिकर का पता पूछा जिसे वे पहले से जानते थे। आर्थर ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, वह आदमी बहुत खतरनाक है। लेकिन माइकल ने जवाब दिया, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वे अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वर्कमैन खड़ा था। उसने बिना एक सेकंड गंवाए गोलियां चलानी शुरू कर दी। माइकल तुरंत फर्नीचर के पीछे छुप गया। जैसे ही वर्कमैन कमरे के अंदर आया, माइकल ने उसके ऊपर एक भारी शेल्फ गिरा दी। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कमरे में जो भी चीज हाथ लगी, दोनों ने उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कुर्सियां, टेबल, लैंप सब टूटने लगे। इस धक्का मुक्की के दौरान एक बंदूक जमीन पर गिर गई। दोनों बेहतरीन प्रशिक्षित एजेंट थे, इसीलिए लड़ाई लगातार चलती रही। आखिरकार वर्कमैन ने माइकल को दबोच लिया और उस पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब माइकल बच नहीं पाएगा। तभी जेसी ने जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली और वर्कमैन पर तान दी। वह चिल्लाई, रुको! लेकिन वर्कमैन बिजली की तेजी से उसकी तरफ झपटा और बंदूक छीन ली। उसी पल माइकल ने पास पड़ी नेल गन उठा ली। उसने लगातार कई वार किए। वर्कमैन पीछे हट गया। मौका मिलते ही माइकल ने जेसी का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकला। वर्कमैन ने फिर से गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन तब तक माइकल, जेसी और आर्थर कार में बैठ चुके थे। वर्कमैन भागते हुए उनके पीछे गोली चलाता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद मैनाफोर्ट का मैसेज आया। उसने पूछा, काम खत्म हुआ या नहीं? वर्कमैन ने छोटा सा जवाब भेजा, नहीं। ये पढ़ते ही मैनाफोर्ट ने अपने असिस्टेंट से कहा, पूरी टीम तैयार करो। शहर पहुंचने के बाद आर्थर ने माइकल को एक फोन दिया और खुद उनसे अलग हो गया। अब माइकल और जेसी एक बार फिर अकेले थे। ड्राइव करते हुए जेसी ने कहा, मुझे भी अपने साथ अगले आइलैंड पर ले चलो। माइकल ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिले।
उधर रॉबर्टा को टेक्नीशियन ने बताया कि कोई थिया सिस्टम का गुप्त रूप से इस्तेमाल कर रहा है। तब उन्होंने एक डिजिटल ट्रैप तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ लंदन में माइकल ने जानबूझकर कैमरों को अपना चेहरा रिकॉर्ड करने दिया। वह और जैसी एक नाइट क्लब में पहुंचे। बाउंसर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने उसे पीटकर रास्ते से हटा दिया और अंदर चला गया। मैनाफोर्ट ने कैमरों पर उनका चेहरा देखा और उनकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उसकी पहुंच ब्लॉक हो गई। अब रॉबर्टा को यकीन हो गया कि मैनाफोर्ट उसके साथ खेल खेल रहा है। क्लब के अंदर माइकल और जैसी की मुलाकात एक ट्रैफिकर कमल से हुई। माइकल ने कहा, जैसी के लिए एक नई पहचान चाहिए। कमल ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? माइकल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो कि तुमने कितने लोगों की जानकारी मैनाफोर्ट को बेची है। अगर मैं पकड़ा गया और यह बात बाहर आ गई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इसके बाद माइकल ने जानबूझकर कैमरे में अपना चेहरा भी दिखा दिया। उसे पता था कि एजेंट बहुत जल्द क्लब तक पहुंच जाएंगे। अब कमल के पास उनकी मदद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। करीब आधे घंटे के भीतर सारे कागज तैयार हो गए। कमल ने बताया, बोट 30 मिनट में निकलने वाली है। माइकल और जैसी क्लब से बाहर निकलने लगे, लेकिन मैनाफोर्ट की टीम पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जैसे ही माइकल और जैसी क्लब से बाहर निकलने लगे, मैनाफोर्ट की टीम वहां पहुंच चुकी थी। माइकल ने बिना समय गंवाए एक एजेंट पर हमला कर दिया। उसने उसे जमीन पर गिराया, उसकी बंदूक छीनी और उसे गोली मार दी। क्लब के अंदर म्यूजिक इतना तेज बज रहा था कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद माइकल ने एक टूटे हुए ग्लास का इस्तेमाल करके दूसरे एजेंट को भी खत्म कर दिया। लेकिन जब उसने तीसरे एजेंट पर गोली चलाई, तब लोगों को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। माइकल और जैसी तुरंत बाथरूम कॉरिडोर की तरफ भागे, लेकिन वहां भी एक एजेंट उनका इंतजार कर रहा था। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। माइकल ने एजेंट का ध्यान अपनी तरफ खींचा और सही मौका देखकर जैसी को वापस क्लब के मुख्य हॉल में ले आया। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। कई एजेंट्स ने मिलकर माइकल को घेर लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसी उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन एक एजेंट ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। यह देखकर माइकल भड़क उठा। उसने तुरंत उस एजेंट को गोली मार दी। अब पूरे क्लब में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए हर दिशा में भागने लगे। डर और भगदड़ के बीच किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी हंगामे का फायदा उठाकर एक एजेंट ने जैसी को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती वहां से ले गया। जब तक माइकल को इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर माइकल ने तुरंत आर्थर को फोन किया। आर्थर अपने सिस्टम के जरिए शहर के सिक्योरिटी कैमरे देख रहा था। उसने कैमरों में किडनैपर की गाड़ी को ट्रैक कर लिया। वह लगातार माइकल को दिशा बताता रहा कि किडनैपर किस रास्ते से जा रहा है। माइकल ने एक कार ली और पूरी रफ्तार से उसके पीछे निकल पड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जैसी को सुरक्षित वापस लाना। उधर जैसी को एक सुनसान वेयर हाउस में ले जाया गया, लेकिन तभी सामने से वर्कमैन आ गया। दोनों की नजरें मिली। यह उनकी आखिरी और सबसे खतरनाक भिड़ंत होने वाली थी। वर्कमैन ने बंदूक उठाई। माइकल ने भी जवाबी फायर किया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। कुछ देर बाद उनकी गोलियां खत्म हो गईं और लड़ाई हाथापाई में बदल गई। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार करते रहे। हर वार में गुस्सा, दर्द और वर्षों का बोझ छिपा हुआ था। वर्कमैन बेहद ताकतवर था, लेकिन माइकल भी हार मानने वालों में से नहीं था। लड़ते लड़ते दोनों ऊपर बने एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। नीचे कई फीट गहरी गिरावट थी। एक गलत कदम किसी की भी जान ले सकता था। वर्कमैन ने माइकल को पकड़कर रेलिंग की तरफ धकेल दिया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि माइकल हार जाएगा, लेकिन आखिरी पल में उसने पलटवार किया। दोनों का संतुलन बिगड़ गया। वर्कमैन नीचे गिर पड़ा। गिरते समय वह लोहे की संरचना से टकराया और बुरी तरह घायल हो गया। माइकल नीचे उतरा। वर्कमैन अभी भी जिंदा था। उसने माइकल की तरफ देखा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर वर्कमैन की सांसें हमेशा के लिए थम गई। उधर रॉबर्टा और उसकी टीम अब सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि पूरे खेल के पीछे मैनाफोर्ट का हाथ है। थिया सिस्टम का इस्तेमाल करके वही लोगों को नियंत्रित कर रहा था, वही झूठे रिकॉर्ड बना रहा था, वही निर्दोष लोगों को मरवा रहा था। अब उसका राज दुनिया के सामने आने वाला था। उसके खिलाफ जांच शुरू हुई। ब्लैक काइट्स प्रोग्राम के कई राज्य भी सामने आ गए। वर्षों से छिपाई गई फाइलें अब खुल रही थीं। माइकल का नाम धीरे धीरे साफ होने लगा। उसे आतंकवादी नहीं, बल्कि एक ऐसे एजेंट के रूप में देखा जाने लगा जिसने गलत आदेश मानने से इनकार कर दिया था। कुछ समय बाद माइकल और जैसी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। माइकल ने भी हल्की सी मुस्कान दी। शायद पहली बार इतने वर्षों में उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है।